इसके बाद ये 4 जो मैटर्स हैं इनकी अपील नहीं होगी, ये हमने पढ़ा। एक तो इंडियन लिमिटेशन एक्ट में जो डिफाइंड है, ठीक है, एक जिसकी रिवीजन या रिव्यू की एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो चुकी है, या जो एक्ट ने फाइनल कह रखा है कि वो इसके अपील नहीं होगी, या इंट्रीम ऑर्डर, इन 4 की अपील नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद ये 2 प्रोविजंस हैं, ये राजस्थान रेवेन्यू अमेंडमेंट जो 1975 का वो आया था उससे रिलेटेड है। अपने पढ़ने के हिसाब से उसमें कुछ भी नहीं है, और टू स्टडी इन दैट, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं अपन सेक्शन 78 पे, लिमिटेशन फॉर अपील। हर एक चीज़ का लिमिटेशन पीरियड होता है, ठीक है। रेवेन्यू कोर्ट के मैटर्स का भी एक लिमिटेशन पीरियड है, वो क्या है? नो अपील शैल लाई। कलेक्टर, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर और सेटलमेंट ऑफिसर, इनके सामने अपील 30 डेज में करनी। किस दिन के 30 डेज? जब ऑर्डर हो जाए उसके 30 डेज में अपील इन कलेक्टर, सेटलमेंट ऑफिसर या लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर के सामने, ठीक है। इन 3 अथॉरिटीज़ के सामने 30 डेज में अपील होगी, ठीक है। रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी, सेटलमेंट कमिश्नर और डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड, इनके सामने अपील 60 डेज में होनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, डेट ऑफ ऑर्डर के 60 डेज में। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सामने 90 डेज में अपील होनी चाहिए, ठीक है। 90 डेज ऑफ, तो 90 डेज में अपील होनी चाहिए, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ अपील ये हो गया कि कलेक्टर, सेटलमेंट ऑफिसर, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए लिमिटेशन पीरियड है 30 डेज, ठीक है। सेटलमेंट कमिश्नर, डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड और रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी के लिए टाइम है 60 डेज और 30 डेज, 60 डेज, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए टाइम पीरियड है 90 डेज, ठीक है। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, ये लिमिटेशन ऑफ फॉर अपील है इस सेक्शन 78। सेक्शन 79 है कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑब्जेक्टेड टू अ कंपनी पिटिशन, ठीक है। एवरी पिटिशन फॉर अपील शैल बी अकम्पनीड बाय सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एन ऑर्डर टू विच ऑब्जेक्शन मेड अनलेस प्रोडक्शन ऑफ सच कॉपी इज डिस्पेंसेबल। बहुत वही सीपीसी वाली बात है। अब अपील करने जा रहे हो तो अपील के साथ साथ आप उस जिस ऑर्डर के ऑब्जेक्शन कर रहे हो, जिस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर रहे हो, उस ऑर्डर की कॉपी भी साथ में लगाओगे, ठीक है। कोई इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है, ये सिंपल प्रोविज़न है, तो आप उसको भी लगाना है। अनलेस डिस्पेंसरी, अगर कोर्ट मना ही कर दे कि लगाने की ज़रूरत नहीं है तो क्या ही है, लेकिन और बट जनरली वो लगानी ज़रूरी है। अब जो अपीलेट अथॉरिटी जिसके यहाँ अपील की है उसकी क्या पावर्स होंगी, ठीक है। अपीलेट अथॉरिटीज़ की क्या क्या पावर्स होंगी जनरली, तो क्या कहता है, अपीलेट अथॉरिटी में इधर एडमिट द अपील, या तो वो एडमिट कर सकती है और रिकॉर्ड्स मंगा सकती है, या फिर वो अपीलेंट को सुनने के बाद, ठीक है, आफ्टर हियरिंग अपीलेंट, आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू बी हियर्ड टू अपीलेंट, में समरली रिजेक्ट, ठीक है। या तो उसे एडमिट कर सकती है या अपीलेंट को उसके अपॉर्चुनिटी हेयर देने के बाद समरली रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है। अगर अपील, इसमें एक प्रोविजो कहता है कि अपीलेट अथॉरिटी शैल नॉट बी बाउंड टू कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स विद अपील इज टाइम बार्ड और डज नॉट लाई, ठीक है। अगर अपील लाए ही नहीं करती या अपील टाइम बार हो चुकी है, जो अपन ने 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज़ का टाइम पीरियड पढ़ा है, उससे ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो कोर्ट रिकॉर्ड्स भी नहीं मंगवाएगी और समरली डिसमिस कर देगी अपनी कोर्ट, उसको हेयर ऑफ नहीं करेगी। लेकिन अगर नेक्स्ट प्रोविज़न कहता है कि अपील एडमिट कर ली जाती है, अपील एडमिट कर ली तो एक हियरिंग का डेट फिक्स कर देगी रेवेन्यू को और नोटिस दे देगी रेस्पोंडेंट को। रेस्पोंडेंट कौन हो गया? एक तो अपीलेंट हो गया जिसने अपील की है, ठीक है, वो तो अपीलेंट हो गया। अब जो पहले वाले केस में जो जीता था, ठीक है, अब वो रेस्पोंडेंट हो जाएगा, अब वो रेस्पॉन्ड करेगा ना उस अपील, तो रेस्पॉन्ड करेगा तो वो रेस्पोंडेंट हो जाएगा। तो अब भाई कोई अपील आई है तो अपीलेट कोर्ट को ये बताना तो पड़ेगा ना, भाई वो उसने तो उस मैटर में दोबारा अपील लगा दी, आप वापस आओ, है ना। तो अपील एडमिट कर ही ली जाएगी तो एक डेट ऑफ हियरिंग फिक्स करेंगे और उस डेट का नोटिस जो है रेस्पोंडेंट को दिया जाएगा। पार्टीज़ को फिर दोनों पार्टीज़ को सुना जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपीलेट अथॉरिटी ऑर्डर को कंफर्म कर सकती है, वेराई कर सकती है, रिवर्स कर सकती है, ठीक है।
और या फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी डायरेक्ट कर सकती है। ठीक है, एडिशनल एविडेंस इकट्ठे करो। ठीक है, एडिशनल एविडेंस के लिए या तो जो कोर्ट है जहाँ से डिसीजन आया है उसको बोल सकती है कि आप इकट्ठे करो, या टेक इट सेल्फ टेक सच एडिशनल एविडेंस, या खुद वो एडिशनल एविडेंस ले सकती है। ठीक है ना। और मैं रिमांड द केस फॉर डिस्पोजल विद सच डायरेक्शन एज थिंग्स फिट, या फिर कोर्ट को रिमांड करेगी, जो जूनियर कोर्ट है उसको रिमांड करेगी कि आप इसको अकॉर्डिंग टू सच डायरेक्शन इसको डिस्पोज ऑफ करो। ठीक है, तो कितना एक प्रॉपर बहुत ही सिंपल वे में बता दिया कि भाई अगर कोई मैटर है उसने एडमिट कर लिया है, तो एडमिट करने के बाद वो उसे सुनेगी, दोनों पार्टीज को सुनेगी, उसके बाद उसे वेराई कर सकती है, कंफर्म कर सकती है ना, रिवर्स कर सकती है, और या फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करा सकती है। ठीक है ना। एडिशनल एविडेंस के लिए, अब एडिशनल एविडेंस नॉर्मली जिस कोर्ट का डिसीजन होता है, ओरिजिनल जो डिसीजन हुआ होता है वो ही कलेक्ट करता है, लेकिन इस केस में कह रहा है कि एडिशनल एविडेंस है तो उससे भी कह सकती है, या खुद भी इकट्ठे कर सकती है और रिमांड कर सकती है लोअर कोर्ट को कि विद सच डायरेक्शन, जैसे वो डायरेक्शन दे इनके साथ साथ इनको इस केस को डिस्पोज ऑफ करो। अपीलेट में भी ये नहीं होता है कि जो अपीलेट अथॉरिटी के पास केस गया है वो डिसीजन देता है, ऐसा नहीं होता है। अपीलेट अथॉरिटी एक डिसीजन तो देती है, ठीक है, बताती है कि इसको चेंज करो। ठीक है, वो इस तरीके से डायरेक्शन देके एक डिसीजन देके जो ओरिजिनल कोर्ट है उसको भेज देती है, फिर ओरिजिनल कोर्ट उसको चेंज करती है। ठीक है, अपील के बाद भी, डिसीजन देने के बाद भी जो एक्चुअल जो एनफोर्समेंट है उसका, एक्चुअल जो एनफोर्समेंट है, एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन है, वो ही ओरिजिनल कोर्ट करती है जहाँ आप सबसे पहले केस लेके गए थे। ठीक है, अब आप वहाँ पे केस लेके गए, उसने डिसीजन दिया, आपने उसकी अपील अपीलेट को की, अपीलेट ने उसका डिसीजन वेराई कर दिया, वो वेराई करने के बाद इस लोअर कोर्ट के पास आएगा, ये अपना डिसीजन वेराई करेगी, और फिर ये जो वेराई डिसीजन होगा उसको एनफोर्स करेगी। ठीक है, इस तरीके से प्रोसीजर चलता है पूरा। तो ये सेक्शन 80 हमारा हो गया। अब सेक्शन 81 पे आते हैं। सेक्शन 81 कहता है पावर टू स्टे एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स ऑफ लोअर कोर्ट। ये वही बात है कि लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, ठीक है, तो अपील के रिजल्ट आने तक, ठीक है, अगर अपील एडमिट हो जाती है, ठीक है, तो अपीलेट अथॉरिटी में पेंडिंग द रिजल्ट ऑफ अपील डायरेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर अपील फ्रॉम टू बी स्टे। ठीक है, लोअर कोर्ट का जो डिसीजन का एग्जीक्यूशन है उसको स्टे कर देगी, करेगी, क्योंकि अपील एडमिट हो गई है, तो अपील का डिसीजन का वेट किया जाएगा, तो स्टे कर दिया जाएगा कि इसको रोको। इसी इसमें नेक्स्ट प्रोविज़न कहता है कि रेवेन्यू कोर्ट या ऑफिसर जिसने ऑर्डर पास किया है वो खुद का ऑर्डर एग्जीक्यूट करने से स्टे कर सकता है। ठीक है, स्टे टाइम बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड प्रेस्क्राइब्ड फॉर अपील इफ नो अपील हैज़ बीन फाइल्ड। अगर अपील फाइल नहीं की है तो अपील का टाइम ख़त्म होने तक के लिए अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करने पर रोक खुद ही लगा देगा, खुद ही कह देगा कोई भरोसा नहीं है, अपील में चला गया तो, ठीक है, तब भी स्टे करना है। इससे बेहतर ये है कि जब तक अपील पीरियड, जो टाइम पीरियड है 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, वो तब तक चल रहा है, तब तक इसको स्टे करके रखो। ठीक है, तो रेवेन्यू कोर्ट और ऑफिसर भी अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करने पे स्टे लगा सकते हैं। ठीक है, पहले स्टे कौन लगा रहा है? अपीलेट अथॉरिटी स्टे लगा रही है अपील कंफर्म होने पर, और यही खुद पे ही लगा रहा है ताकि ये टाइम के एक्सपायर होने तक। अगर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर फर्स्ट प्रोविजन और सेकंड प्रोविजन में स्टे किया गया है तो सच सिक्योरिटी विल बी टेकन ऑन कंडीशन इम्पोज एज अपीलेट अथॉरिटी और रेवेन्यू कोर्ट ऑफिसर में अप्लाई। यानी कि क्या कहता है, स्टे लगा दिया किसी डिसीजन के एग्जीक्यूट होने पर कि इसको अभी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, इसको रोके रखो। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए जो पार्टी उसको एग्जीक्यूट कर सकती है उससे सिक्योरिटी ले ली जाएगी ताकि वो उसको एग्जीक्यूट ना करे। ठीक है, उससे कुछ ले लेंगे कि भाई ये तू पहले रुपए जमा करा 1 लाख रुपए, तेरे को कोई भरोसा नहीं, तू जाके उसको एग्जीक्यूट कर दे, हमने तो रोक लगा रखी है ना, तो जाके फसल लग रही है फसल काट दे, कुछ भी कर सकता है,
रेवेन्यू का मैटर, रेवेन्यू कहाँ से आएगा, खेत में फसल से आता है, उसी से तो रेवेन्यू इकट्ठा होगा। ठीक है, तो ये इसका प्रोविज़न है। इसके बाद है पावर टू कॉल फॉर रिकॉर्ड्स एंड प्रोसीडिंग्स एंड रेफरेंसेस टू स्टेट गवर्नमेंट और बोर्ड। ये भी अब वहीं आ रहा है मामला वापस। तो इसमें कहता है सेटलमेंट कमिश्नर या डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड या कलेक्टर में कॉल फॉर एंड एग्जामाइन द रिकॉर्ड ऑफ एनी केस डिसाइडिंग प्रोसीडिंग हेल्ड बाय एनी रेवेन्यू। जो उसके सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, रेवेन्यू कोर्ट्स और ऑफिसर्स ने, उन्होंने जो प्रोसीडिंग्स हेल्ड करी हैं, जो वो केस को पूरा सुना है, उसके रिकॉर्ड्स मंगवा सकते हैं ये सेटलमेंट कमिश्नर सीनियर ऑफिसर्स फॉर द पर्पज़ ऑफ सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, एज टू द लीगलिटी और प्रोप्राइटी ऑफ द ऑर्डर पास, कि उन्होंने जो ऑर्डर पास किया है वो लीगल है, वैलिड है, ठीक है, या रेगुलर प्रोसीडिंग्स तो उसमें यूज़ की गई है। इन सब चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए वो रिकॉर्ड्स मंगवा सकता है। कौन? सीनियर ऑफिसर्स, कलेक्टर, सेटलमेंट ऑफिसर, डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड। और उनको अपने ओपिनियन में ऐसा लगता है कि जो सबॉर्डिनेट कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको वेराई, कैंसिल या रिवर्स करना है, तो वो अपना ओपिनियन लिख के स्टेट गवर्नमेंट को भेज देंगे, बोर्ड को भेज देंगे। ठीक है, और जुडिशियल नेचर या सेटलमेंट का मैटर नहीं है तो गवर्नमेंट को भेजेंगे, जुडिशियल नेचर या सेटलमेंट का मैटर है तो बोर्ड को भेजेंगे, और फिर वो जो है वो बोर्ड या स्टेट गवर्नमेंट उसके जो उस ओपिनियन को कंसिडर करके प्रॉपर एक डिसीजन पास कर देंगे। ठीक है ना, एक कितना मतलब एक बड़ा ही वियर्ड प्रोसीजर है। ठीक है, पहले तो लोअर ऑफिसर ने डिसीजन दे दिया, फिर सीनियर ऑफिसर रिकॉर्ड मंगा रहा कि भाई मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इधर दो, फिर उसने कहा कि नहीं ये तो वेराई होना चाहिए, वो लिख के स्टेट गवर्नमेंट को या बोर्ड को भेज रहा है, फिर स्टेट गवर्नमेंट या बोर्ड अपना डिसीजन दे रहे हैं। ठीक है ना, वो डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दे पा रहा है, वो भी जो है ऑफिसर कलेक्टर है या सेटलमेंट कमिश्नर है, वो डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दे रहा है, उसको अगर करना है, ठीक है, कैंसिल करना है तो स्टेट गवर्नमेंट को या बोर्ड को भेजना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 83 कहता है पावर ऑफ गवर्नमेंट टू कॉल फॉर रिकॉर्ड्स एंड रिवाइज ऑर्डर्स। ठीक है, ये अब यहाँ पे तो था ये ऑफिसर्स कॉल फॉर रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नॉन जुडिशियल और नॉन सेटलमेंट की प्रोसीडिंग्स में सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स के रिकॉर्ड मंगा सकती है एंड में पास दे रहा हूँ सच ऑर्डर, और उसको जैसा ऑर्डर कुछ लगता है वैसा वो दे देगी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अपन पढ़ते आ रहे हैं नॉन जुडिशियल और नॉन सेटलमेंट मैटर्स में ओनली। ठीक है, 84 में बोर्ड मंगवा सकता है। अब जुडिशियल मैटर्स में और सेटलमेंट के मैटर्स में बोर्ड अपने सबॉर्डिनेट बॉडी से जो है उसके रिकॉर्ड्स मंगवा सकती है और बिफिटिंग डिसीजन, बिफिटिंग ऑर्डर दे सकती है। ठीक है, एग्जैक्ट सेम वे में है, लेकिन बोर्ड ऑफ कॉल जब रिकॉर्ड मंगाएगी तो वो पहले कुछ चीज़ें देखेगी कि जो जुरिडिक्शन उसमें वेस्टेड है वो उसने एक्सरसाइज नहीं किया, ठीक है, या फेल हो गया, फेल टू एक्सरसाइज अ जुरिडिक्शन सो वेस्टेड। ठीक, क्या है, एक्सरसाइज अ जुरिडिक्शन नॉट वेस्टेड इन हिम, एक्स्ट्रा जुरिडिक्शनल काम कर दिया है। दूसरा, फेल हो गया, जो जुरिडिक्शन उसमें है वो एक्सरसाइज नहीं किया। ठीक है, और एक्टेड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स और हिज जुरिडिक्शन इलीगली। ठीक है ना, इलीगली या इरेगुलरली उसने अपना जुरिडिक्शन एक्सरसाइज किया है। इन तीन केसेस में वो जो है पास ऑर्डर एज थिंग्स। ठीक है, ऐसी स्टेट गवर्नमेंट कोई कंडीशन नहीं थी 83 में, 84 में ये तीन कंडीशन ऐड हुई हैं, है ना। तो जिन्होंने ये एक्ट्स बनाते हैं लेजिस्लेचर में, जो गवर्नमेंट, वो खुद पे क्यों कंडीशंस रखेगी। ठीक है, कंडीशंस तो ऑफिसर्स पे, बॉडीज़ पे, बोर्ड्स पे, कोर्ट्स में, उन पे रखेगी। तो इस तरीके से ये 83 और 84 हैं। ये 83 गवर्नमेंट मंगाती है नॉन जुडिशियल नॉन सेटलमेंट मैटर में, इसमें बोर्ड मंगाता है जुडिशियल और सेटलमेंट के मैटर में। बस इसमें तीन ये कंडीशंस है, ये तीन कंडीशंस अगर वो मिलती है तो वो बिफिटिंग ऑर्डर बोर्ड दे सकता है। 84A इसमें कहता है इंटरिम ऑर्डर का कोई रिवीजन नहीं होगा, वो जो अपन पढ़ चुके हैं। यहाँ पे अब रिवीजन शुरू हो गए हैं। ठीक है, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था, 81 तक हमने
हमारा अपील चल रहा था, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा 74, 75, 76, 77, 78, 79, ठीक है, और 80 फिर 81 तक लगभग हमारा अपील चल रहा था। 87 में हमने पढ़ा रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस आ गया। फिर 83 और 84 में ये रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है, रिव्यू को रिवाइज कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, ऑर्डर का रिवीजन कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे 84A में कह रहा है कि इंटरिम ऑर्डर्स का रिवीजन नहीं होगा, इंटरिम ऑर्डर्स का अपील भी नहीं हो रही थी, और यहाँ पे कह रहा है इंटरिम ऑर्डर्स का रिवीजन भी नहीं होगा, 84 है, ठीक है। तो हमने अपील पढ़ लिया है, हमने रिवीजन पढ़ लिया है, अब आगे हम पढ़ेंगे रिव्यू, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू करते हैं।